11 दिसंबर दोपहर 1 बजे जबलपुर का सिहोरा कस्बा। भरी सड़क पर खुलेआम एक इंसान को गोलियों से भून दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुआ वो खौफनाक वीडियो जिसमें 2 हत्यारे बाइक से आते हैं, शिकार को सड़क पर पटकते हैं और फिर 3 गोलियां। लोग देखते रह गए पर कोई बचा नहीं सका। ये था धर्मेंद्र ठाकुर, एक रेत ठेकेदार जिसे अपनी मौत का अंदाजा था। सैंड माफिया की दुनिया, खूनी दुश्मनी और एक ऐसा मर्डर जिसने पूरे मध्य प्रदेश को हिला दिया। क्या रेत के धंधे में इतना खून है कि दिन दहाड़े भरी सड़क पर इंसान को मार दिया जाए? दोस्तों, 11 दिसंबर 2024 की वो दोपहर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किसी और दिन की तरह ही शुरू हुई थी। सिहोरा खितौली इलाका, जहां आम लोग अपने रोज के काम में व्यस्त थे। दुकानें खुली थीं, बाजार में रौनक थी, सड़कों पर वाहनों की आवाजाही चल रही थी। लेकिन दोपहर 1 बजे के आसपास जो हुआ वो इतना ब्रूटल, इतना शॉकिंग था कि पूरा इलाका सन्नाटे में आ गया। 27 साल का धर्मेंद्र ठाकुर, जिसे प्यार से लोग चिंटू ठाकुर बुलाते थे, अपने घर से निकला था। एक लोकल सैंड बिजनेसमैन जो अपने इलाके में सामाजिक कार्यक्रमों में एक्टिव रहता था। उस दिन वो नहीं जानता था कि उसके घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बनने वाली है। सड़क पर चलते चलते अचानक एक मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में आई। 2 सवार, काले कपड़े, चेहरे पर रुमाल या कपड़ा बंधा हुआ, और फिर शुरू हुआ वो मंजर जो सीसीटीवी में कैद हो गया। एक ऐसा वीडियो जो देखने वाले की रूह कांप जाती है। इमेजिन करो उस सिनारियो को। तुम सड़क पर चल रहे हो, अपने घर से थोड़ी ही दूर। अचानक एक बाइक तुम्हारे पास रुकती है। तुम्हें पता है ये लोग कौन हैं, क्यों आए हैं, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा वो दिल दहला देने वाला था। दोनों असेलेंट्स ने धर्मेंद्र को घेर लिया। एक ब्रीफ स्ट्रगल हुआ। धर्मेंद्र ने बचने की कोशिश की, शायद भागने की भी कोशिश की, पर ये प्रोफेशनल किलर्स थे, ट्रेंड हत्यारे जो अपना काम करने आए थे। पहले उसे सड़क पर पटका गया, फिर पॉइंट ब्लैंक रेंज से, यानी एकदम नजदीक से गोलियां चलाई गईं। 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, हर गोली निशाने पर, हर गोली जानलेवा। धर्मेंद्र ठाकुर वहीं सड़क पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। ब्रॉड डे लाइट मर्डर। सड़क पर लोग थे, व्हीकल्स थे, दुकानें खुली थीं, पर किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। कर भी कैसे सकते थे? बंदूक वाले हत्यारे, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। लोग सिर्फ देख सकते थे अपनी जान के डर से। मर्डर करने के बाद दोनों हत्यारे तुरंत अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुए और वहां से भाग निकले। उनका पूरा प्लान रेडी था। पहले वो सीधे कटनी की तरफ भागे, जबलपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर। फिर डायरेक्शन बदली और पहुंच गए दर्शनी गांव में। उनकी स्ट्रेटजी सिंपल थी, छुप जाओ, मोबाइल फोन्स बंद कर दो और पुलिस को कंफ्यूज करो। और ये काम उन्होंने किया भी। किसी सिक्लूडेड एरिया में जाकर छुप गए, अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए ताकि ट्रैकिंग ना हो सके। बट पुलिस भी कोई नए खिलाड़ी नहीं थे। खितौली पुलिस स्टेशन ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। टीम्स बनाई गईं, इन्फॉर्मर्स से कांटेक्ट किया गया, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए। ये कोई आम रॉबरी या पर्सनल डिस्प्यूट नहीं था, ये था सुपारी किलिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट मर्डर। और जब रेत माफिया इन्वॉल्व्ड हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। अब आपको समझना होगा कि आखिर ये रेत माफिया है क्या चीज। रेत, जो हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगती है, ये आज एक $multi-billion इंडस्ट्री है। इंडिया में लीगल सैंड की डिमांड से कहीं ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, और जहां डिमांड सप्लाई गैप होता है वहां इलीगल बिजनेस फलता फूलता है। मध्य प्रदेश, पर्टिकुलरली जबलपुर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में सैंड माइनिंग का अवैध धंधा बहुत बड़ा है। नदियों से इलीगल रेत निकाली जाती है, बिना परमिशन के, बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के। इस धंधे में करोड़ों रुपए घूमते हैं, और जहां इतना पैसा हो वहां क्राइम, करप्शन और खून तो होगा ही। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सैंड माफिया वर्ल्ड वाइड में हजारों डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, जर्नलिस्ट्स और राइवल बिजनेसमैन सब इनके निशाने पर आते हैं। जबलपुर में भी ये कोई पहला केस नहीं था, पर इतना ब्रूटल, इतना ओपन मर्डर ये रेयर था। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, सामने आई एक नाम, अस्सू विश्वकर्मा, एक नोटोरियस सैंड माफिया डॉन जो जबलपुर और आसपास के इलाकों में अपनी दहशत के लिए जाना जाता था। पुलिस के मुताबिक धर्मेंद्र ठाकुर और अस्सू विश्वकर्मा के बीच पुरानी दुश्मनी थी। सैंड माइनिंग ऑपरेशंस को लेकर राइवलरी चल रही थी, टेरिटरी का झगड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला था, और शायद ईगो का भी इशू था। स्मॉल टाउन माफिया में ये सब चीजें जानलेवा बन जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब ये मर्डर हुआ तब अस्सू विश्वकर्मा खुद नागपुर में था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो फिजिकली तो वो क्राइम सीन पर नहीं था, पर पुलिस को शक था कि उसी ने ये सुपारी दी थी, उसी के ऑर्डर्स पर यह मर्डर किया गया था। और जो दोनों शूटर्स थे, सोम तिवारी उर्फ लवी और शेखर बर्मन, ये विश्वकर्मा के क्लोज एसोसिएट्स थे, प्रोफेशनल हिटमैन जो पैसे लेकर काम करते थे। मर्डर के बाद पूरी जबलपुर पुलिस अलर्ट
अलर्ट थी। फ्राइडे इवनिंग तक यानी क्राइम के अगले ही दिन टीम्स ने मैसिव मैनहंट चलाया। इन्फॉर्मर्स से टिप्स आ रही थी, सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस हो रहा था, मोबाइल टावर लोकेशंस ट्रैक किए जा रहे थे। सोम तिवारी जो रेवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था और शेखर बर्मन जो खुद सिहोरा का ही रेजिडेंट था, दोनों को पता था कि अब बचना मुश्किल है। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनके फैमिली मेंबर्स को पकड़ने पहुंच गई है, तब उनका कॉन्फिडेंस टूट गया। फ्राइडे इवनिंग को एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में पुलिस ने दोनों अक्यूज्ड को उनके हाइडिंग स्पॉट से पकड़ लिया। एरिया को घेर लिया गया था, एस्केप का कोई रास्ता नहीं था। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। इंटरोगेशन में दोनों ने अपना क्राइम कबूल कर लिया, बताया कि कैसे प्लान किया था, किसके ऑर्डर्स पर काम किया, कैसे धर्मेंद्र को टारगेट किया और मर्डर के बाद कहां-कहां छुपे रहे। अरेस्ट के बाद दोनों अक्यूज्ड को खितौली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा ताकि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो सके। वेपन रिकवरी, मोर एविडेंस कलेक्शन और कॉन्स्पिरेसी के बाकी मेंबर्स का पता लगाना। लेकिन असली बड़ा खेल अब शुरू होना था। अस्सू विश्वकर्मा जो नागपुर में ट्रीटमेंट करा रहा था, उसे कैसे पकड़ना। पुलिस ने प्लान बनाया कि एक टीम नागपुर जाएगी उससे इंटेरोगेशन के लिए, क्योंकि एक्चुअल मास्टरमाइंड तो वही था। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ शूटर्स को पकड़ना काफी है? जो लोग सुपारी देते हैं, पैसे देकर मर्डर करवाते हैं, क्या वो बच जाते हैं? इंडियन लीगल सिस्टम में इस तरह के केसेस में मास्टरमाइंड्स को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलता। सब कुछ फोन कॉल्स, सीक्रेट मीटिंग्स और मिडिलमैन के थ्रू होता है। इस पूरी कहानी में सबसे ट्रैजिक पार्ट है धर्मेंद्र के परिवार का दर्द। एक युवा जिंदगी जो अभी शुरू हुई थी, खत्म हो गई। एक बेटा, शायद भाई, शायद पति, जो अपने लव्ड वंस से दूर हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी को उसकी जान से ज्यादा अपना बिजनेस प्यारा था। धर्मेंद्र लोकली सिविक प्रोग्राम्स में एक्टिव था, लोग उसे जानते थे, रिस्पेक्ट करते थे, और अचानक एक दिन अपने ही इलाके में, अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर उसे मार दिया गया। फैमिली मेंबर्स ने बताया कि धर्मेंद्र को थ्रेट्स मिल रहे थे। उसे पता था कि सैंड बिजनेस में राइवलरीज खतरनाक होती हैं, पर शायद उसने नहीं सोचा होगा कि ब्रॉड डे लाइट में इतने खुलेआम कोई हमला कर देगा। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये हमारे सामने कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पहला सवाल, क्या हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां दिन दहाड़े भरी सड़क पर किसी को मार दिया जाए और कोई कुछ न कर सके? फियर ऑफ क्राइम इतना बढ़ गया है कि लोग साइलेंट स्पेक्टेटर्स बन गए हैं। दूसरा सवाल, सैंड माफिया जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स इतने पावरफुल कैसे हो जाते हैं? क्या सिर्फ पुलिस एक्शन काफी है या फिर हमें सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? तीसरा सवाल, लीगल सैंड माइनिंग की प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं है? जब डिमांड सप्लाई गैप होगा तो इलीगल ऑपरेशंस तो होंगे ही, गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। चौथा सवाल, सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद, क्या हमारा जस्टिस सिस्टम इतना फास्ट और इफेक्टिव है कि क्रिमिनल्स को सजा मिल सके, या फिर ये केसेस भी सालों तक कोर्ट्स में अटके रहेंगे? आपको बता दूं कि इंडिया में सैंड माइनिंग से जुड़े क्राइम्स कोई नई बात नहीं है। पिछले डिकेड में कई जर्नलिस्ट्स को मारा गया है जिन्होंने सैंड माफिया को एक्सपोज किया था। संदीप कोठारी, एक जर्नलिस्ट जिसे 2015 में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में मार दिया गया क्योंकि वो इलीगल माइनिंग पर रिपोर्टिंग कर रहा था। मुकेश चंद्राकर, एक और जर्नलिस्ट जिसे हाल ही में 2025 में छत्तीसगढ़ में मार दिया गया, फिर से सैंड और रोड कंस्ट्रक्शन करप्शन की रिपोर्टिंग की वजह से। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की प्रॉब्लम नहीं है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह ये माफिया एक्टिव है। यूनेस्को तक को इन केसेस में इंटरवीन करना पड़ा है। सैंड, जो हमें एक सिंपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है, एक्चुअली ये एक $70 बिलियन इंडस्ट्री है, और जहां इतना पैसा हो वहां क्राइम, करप्शन और खून तो होगा ही। 11 दिसंबर की वो दोपहर जबलपुर के सिहोरा में एक डार्क रिमाइंडर बन गई। रिमाइंडर इस बात की कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितना खतरनाक हो सकता है, कि पैसे के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है, कि न्याय पाने के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। सोम तिवारी और शेखर बर्मन जेल में हैं, अपने ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। अस्सू विश्वकर्मा का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर धर्मेंद्र ठाकुर वापस नहीं आने वाला। उसका परिवार हमेशा के लिए इनकम्प्लीट हो गया। ये केस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना होगा, पुलिस को बेटर रिसोर्सेज देने होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए। सिर्फ स्मॉल फिश को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, असली मास्टरमाइंड्स तक पहुंचना होगा। अगली बार जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर रेत देखें तो याद रखिएगा, इस सिंपल लुकिंग मटेरियल के पीछे कितना खून, कितना अपराध और कितने टूटे हुए परिवार हैं। अगर आपको ये ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है सैंड माफिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें।